सो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है 1947 से पहले इंडिया की क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी। जब भी हम इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं सो हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले भी एक पीरियड था विच वॉज प्री ब्रिटिश पीरियड। सो बिफोर द ब्रिटिश एंटर इनटू इंडिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए नहीं थे उससे पहले इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। बहुत अच्छी सिचुएशन थी इंडिया की। इंडिया वॉज अ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। होता क्या था इसमें, इट वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड लोग थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वॉज एग्रीकल्चर। 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 75%, 75% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंजॉयज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप वहाँ पे होता था। सो नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से काम ज़्यादा होता था यहाँ पे, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ से हैंडीक्राफ्ट लेके जाते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में इंडियन सिचुएशन वॉज अंडरमाइंड, विच मीन्स ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपना, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सेल्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन सिर्फ देखना है। इंडिया को क्या रख दिया उन्होंने, दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सो रॉ मटेरियल का सप्लायर उन्होंने ट्रांसफॉर्म क्या किया, रॉ मटेरियल का सप्लायर एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के फिनिश प्रोडक्ट्स थे उसके जितना छोड़ दिया उन्होंने। सो दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और ब्रिटिश की फैक्ट्रियों में जो फिनिश गुड था वो यहाँ आके थोप देते थे। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज फीडर इकोनॉमी। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल every sector of Indian economy was affected. There was demographic profile that was affected, then there was occupational structure, then foreign trade was affected, industrial sector was affected, and the agriculture sector was also affected during the British rule. स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अलग अलग सेक्टर्स की हालत क्या थी। जब हम अलग अलग सेक्टर्स को पढ़ेंगे ना, उसमें हम हर एक सेक्टर को इंडिविजुअली देखेंगे। सो हमारे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो हम इन सेक्टर्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। 85% ऑफ दी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन जो विलेजेस में रहती थी और उनकी लाइवलीहुड क्या थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। बट द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टेगनेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी था वो स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट मतलब स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब उतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिसोर्सेज ज़्यादा लगे हुए थे, बट आउटपुट था नहीं। सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती थी। जो लोग ओनर्स थे वो खुद ही उगाते थे और खुद ही उसको कंज्यूम करते थे। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं थी प्री ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर की। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब भी हम एग्रीकल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम इन पॉइंट्स के बेस पे करते हैं। कौन कौन से, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ज़मींदारी सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम वाज वेरी बैड। यानी कि ज़मींदार जो थे वो जो उनके टेलर्स ऑफ द सॉइल थे वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, मैक्सिमम लगान उनसे लेते थे लेकिन आगे गवर्नमेंट को कम देते थे। सो डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। अगर वो कोई डिपॉजिट नहीं करता था तो दे लीड टू लूजिंग ऑफ देयर राइट। देन प्रॉफिट जो भी आता था एग्रीकल्चर से वो ज़मींदारों को जाता था, रादर दैन जो कल्टीवेट करते थे टिलर्स ऑफ द सॉइल उनको नहीं जाता था। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट वाज फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफॉर्म ही कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर को इनटू अ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज़। जो भी ब्रिटिश को रॉ मटेरियल चाहिए होता था वो इंडिया में वो प्रोड्यूस करवाते थे। फॉर एग्जांपल इंडिगो वाज द फेमस एग्जांपल। उनको अपने कपड़ों के लिए इंडिगो चाहिए, नील चाहिए था, सो उन्होंने यहाँ पे नील बनवाना शुरू कर दिया। दे फोर्स द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन विच दे एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इनटू
इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। सो कैश क्रॉप्स बनाओ, फूड क्रॉप्स मत बनाओ, उसमें उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंडियन ट्रांजिशंस को। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स कंट्री हैड टू सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट फेमाइंस, क्योंकि फूड क्रॉप्स होती नहीं थी, इसलिए वो स्टोर नहीं करते थे, इसलिए कंट्री में अक्सर फेमाइंस आते थे। स्टारवेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दोज डेज। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही कम था। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस ऑन रेन होता था। नो मीन्स और इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, कोई पैसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाएँ। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। उस टाइम तो सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट थे, जितना मानसून होगा उतनी अच्छी क्रॉप होगी। इरीगेशन फैसिलिटीज़ तो होती नहीं थी। एंड लास्टली नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। उस टाइम पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही कम यूज़ करते थे, सो क्रॉप ज़्यादा ख़राब होती थी। नेक्स्ट वॉज स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की क्या हालत थी? सी, इंडस्ट्री सबसे पहले इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल एंड वॉज इन पुअर स्टेट। सबसे पहले इंडस्ट्री में हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, विच मीन्स हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो तो रुइन कर दिया, लेकिन नई इंडस्ट्री भी नहीं आई है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उन्होंने डेलिबरेटली आने ही नहीं दी। सो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्री की क्या हालत थी? सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। LIGHT, light. ओके, सो L, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू GDP। टोटल GDP में जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन आता था इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ही कम आता था, मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर का था। इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर है उसका रोल बहुत ही कम था, इनएडिक्वेट था। गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो शॉर्टेज हो गई थी उसकी, विच मीन्स कैपिटल गुड्स बहुत ही कम प्रोड्यूस होता था, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल थी। ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। जितने भी मशीन मेड गुड्स थे उनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा था। एंड टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। जितने भी हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी, एक तो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, एक होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑल, राइट। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया इंडियन इंडस्ट्री को। लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू GDP फर्स्ट पॉइंट था। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है वो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज GDP वाज वेरी वेरी स्मॉल। मेजर कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का था। ओनली 1/6, दैट इज 17% ऑफ द GDP वाज बेस्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बहुत ही कम, वेरी लिमिटेड ऑपरेशनल एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर, ओनली कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन। इन सिस्टम्स में पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था, बाकी सब में इन्वॉल्व नहीं था। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री को प्रमोट, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट नहीं किया गया। सो कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं होने दी गई ब्रिटिशर्स ने। प्राइमरीली वो चाहते थे कि सारे फिनिश्ड गुड कहाँ बने? ब्रिटिश में। सो ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियन टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। सारा का सारा ब्रिटिश से ही आए। टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने? दे रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, कन्वर्ट इंडिया टू इम्पोर्टर बना दिया फॉर द चीप फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश इंडस्ट्री के चीप सस्ते फिनिश गुड्स के लिए उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? डिक्लाइन इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जिसके कारण मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गया, लोग, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बनता नहीं था, क्योंकि लोग हैंडीक्राफ्ट बनता नहीं था इसलिए बाहर बिकता नहीं था। सो डिमांड फॉर चीप इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन स्टार्टेड राइजिंग। ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। आज भी अगर हमें कोई मशीन से बना हुआ गुड मिलता है तो हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं रैदर दैन हाथ से बने हुए गुड को। सो मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट, सस्ते होते थे, हार्ड कंपटीशन देते थे वो, एंड टू दी हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो जितने भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स थे वो उसको बहुत ही हार्ड कंपटीशन दे रहे थे। सो दे फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेज एंड लीड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लो कंट्रीब्यूशन टू GDP,
inadequate role of public sector, two-fold deindustrialization policy, huge competition from machine-made goods, shortage of capital goods, inadequate role of public sector. ये चेन इफेक्ट्स है, एक के कारण दूसरा होना शुरू हुआ, जिसके कारण इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज deindustrialized actually. So all these things lead to the other things. फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड में इंडिया पहले वर्ल्ड में सबके साथ एक्सपोर्ट करता था, अब मैक्सिमम ब्रिटिश के साथ करने लग गया. सो बिफोर द ब्रिटिश एंटर इनटू इंडिया, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज वेरी हाई. इंडिया वाज इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स. एक स्टडी में कहा गया है कि 1 AD, व्हाट इज़ दिस इज़ 2000 AD, राइट? सो 2000 साल पहले इंडिया 32% एक्सपोर्टर था. 32% इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन था फॉरेन ट्रेड में. सो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम से. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ फॉलो बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट. जो भी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ थी कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड एंड टैरिफ फॉलो करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट हमेशा. एडवर्सली इफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्रेड एंड टैरिफ थे ना, एक्सपोर्ट्स पे कम कर दिए और इम्पोर्ट्स पे बढ़ा दिए. सॉरी, द ऑपोजिट साइड, इम्पोर्ट्स पे कम कर दिए, एक्सपोर्ट्स पे बढ़ा दिए. सो इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, this was the impact. dim drain of Indian wealth. इंडिया की जो वेल्थ थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई. वाई? बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा था? रॉ मटेरियल. और इम्पोर्ट क्या कर रहा था? फिनिश्ड गुड. इस कारण से जो वेल्थ थी वो महंगा सामान ले रहा था, सस्ता सामान दे रहा था. इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स क्या होते हैं? जो भी हमारे फिनिश गुड हैं, यानी कि हमारे जो बना हुआ सामान है, वो सारा का बना हुआ सामान, यानी कि महंगे गुड्स, वो हमें इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे, सो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था. एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो रॉ मटेरियल था वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें कम पैसा देना पड़ रहा था. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स का ही फुल कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पे, और किसी का कंट्रोल इंडियन इकोनॉमी पे नहीं था. जहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते थे वहाँ पे हमें वो यूज़ करते थे. ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. एक्सपोर्ट सरप्लस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गुड और सिल्वर इनटू इंडिया. जितना भी हम सरप्लस कर रहे थे ट्रेड, उसका कोई भी इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हमें गोल्ड इंडिया में लाके या सिल्वर इंडिया में लाके नहीं मिला. सो एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बाद भी हमारा ज़्यादा नुकसान ही हुआ, राइट? हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर पाए. India was importer of finished good and exporter of primary goods. So India has become an exporter of primary products. प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर था, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट सस्ता बेचते थे. इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, क्या जैसे सिल्क, वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, राइट? इसका रिजल्ट क्या हुआ? सारी की सारी वेल्थ इंडिया से बाहर चली गई. असेंशियल कमोडिटीज़ का डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज हो गया, सो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ा ब्रिटिशर्स पर. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. मोर देन हाफ ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली. रेस्ट वाज अलाउड विद अदर कंट्रीज़ जैसे चाइना, सेलोन, पर्शिया. इन कंट्रीज़ के साथ बाकी का था ट्रेड, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड विद चाइना था. ओपनिंग ऑफ स्यूज़ कनाल 1869 में. स्यूज़ कनाल जब ओपन हुआ, उससे डायरेक्ट ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और ब्रिटेन का इंक्रीज़ हो गया. सुएज़ कनाल जब 1869 में डेवलप हुआ ना, सो उन्होंने क्या किया? दे प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया. सो उसके ओपन होने के कारण 1869 में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स ईजियर. इंडिया की मार्केट्स में एक्सेस और आसान हो गया. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या रहा? more and more people were into agriculture only. The means of distribution of labor force in the three main sectors of the economy. इसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर.
एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर वॉज 75%, सर्विसेज वर 15% एंड मैन्युफैक्चरिंग वॉज 10%. दिस वॉज द शेयर ऑफ सेक्टर वाइज एंड बैलेंस ग्रोथ, रीजनल वेरिएशंस। ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो ग्रोथ थी वो बैलेंस्ड हुई है, यानी कि ऑल द रीजन्स डेवलप्ड, नो। डिक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। बहुत ही शेयर डिक्रीज हुआ है इनका। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर खेती करने लग गए। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट, डेथ रेट, राइट, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक डेथ रेट, बर्थ रेट, राइट, इसको हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहते हैं। सेक्स रेशो, इसको हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोलते हैं। स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस पे क्या सिचुएशन थी। पिल, यू नो दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर आप इसको पिल याद रखोगे ना तो आपको पॉइंट्स अपने आप याद आ जाएंगे। पॉवर्टी, illiteracy, lack of public health facilities, low population growth, maximum population was poor during those days. Illiterates, 75% of the population were illiterate. आज की डेट में 75 of the percent of the population is literate. Public health facilities नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे किसी के पास. लो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो भी लो था, ग्रोथ हो नहीं पा रही थी प्रॉपरली उनकी। सो पहले पॉवर्टी अंडरस्टैंड करते हैं क्या होती है। पॉवर्टी का सिंपल मीनिंग होता है there was no reliable data about the extent of poverty. Extensive poverty prevailed in India during the colonial period. Overall standard of living of common people in India was very low. So कोई भी reliable data नहीं था extent of poverty का। Extensive poverty prevailed in India. बहुत ज़्यादा poverty थी colonial period में खासकर। Overall standard of living of common people बहुत ही कम था। The standard of living was very very low during the British period. Illiteracy rate was as low as which reflect the social and economic backwardness of the country. इतना कम था कि वो social और economic backwardness को present करता था। Average literacy rate was 16%. Women literacy rate was 7%. Lack of public health facilities. Public health facilities क्या होती हैं? Toilets. Right, public health facilities were either unavailable or large mass of population, or when available वर हाईली इनएडिक्वेट, प्रॉपर नहीं थी वो लोगों के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड एंड मैनी पीपल डाइड। लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेज एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स फॉर हेल्थ केयर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज एज लो एज 44 years, विच शोज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज एज हाई एज 218. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज। 1 साल से छोटे जितने बच्चे होते हैं उनकी कितनी डेथ हो जाती है? 1000 में से 1000 में से 218 पर 1000 वर डाइड। सो लिटरेसी रेट का कंपैरिजन क्या है? 16% वर लिटरेट्स, अब 74% लिटरेट्स हैं। फीमेल लिटरेसी वॉज 7%, अब 48% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 218 पर 1000, अब 40 पर 1000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 44 years एंड प्रेजेंट इज 68 years. इंफ्रास्ट्रक्चर, so capital invested in the country that helps in production, distribution and consumption. Economic structure, रेलवेज़। इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ में काम शुरू किया था। दैट वाज द पॉजिटिव पॉइंट बाय द ब्रिटिशर्स। बट अदरवाइज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई पे कुछ काम हुआ था, राइट। एक एजुकेशन पे कुछ काम शुरू भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। सो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो जब हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हम क्या याद करते हैं? केयर। So C for communication, A for water, R for roads and E for encourage the railways. अब इनसे हुआ क्या? जैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ तो लिंक बिटवीन टू स्टेट्स और पीपल टू पीपल हैव इंक्रीज्ड। इससे क्या हुआ? पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट शुरू हो गया। मोस्ट पीपल वर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था उस टाइम पे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू चलता था उस टाइम पे।
ऑल वेदर रोड्स बनाई ब्रिटिशर्स ने. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट कंस्ट्रक्ट लार्ज रोड्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स. द रोड्स दैट वर बिल्ड टू मोबिलाइज द आर्मी. आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तब करके रोड्स बनाई गई. बट शॉर्टेज ऑफ रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में जब गांव में जाना होता था उस टाइम पे रोड्स बहुत ही कम थी, गांव में जाया ही नहीं जा सकता था. एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड फेमाइंस के टाइम पे बहुत ही बुरा इन्होंने ट्रीट किया. दे एनकरेज द रेलवेज. रेलवेज 1850 में इन्होंने शुरू किया था. ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850. इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस. हेल्प द इंडियन इकोनॉमी. कैसे? दो तरीके से. इट हेल्प द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड ब्रेक द जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को ब्रेक किया और जोग्राफिकल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक करने में, रिमूव करने में बहुत हेल्प किया. इम्प्रूव्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जितने भी हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर है उसमें कमर्शलाइजेशन को और इन्होंने इम्प्रूव किया. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड वॉज कॉस्टली. जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलैंड ट्रेड था, जो हमारा सी लेन्स थे, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे और कॉस्टली थे. इंडियन वाटरवेज प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन दी उड़ीसा कोस्ट में. सो जो भी हमारे वाटरवेज थे ना वो अनइकोनॉमिकल थे. सो प्राइमरीली जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं ना, जो हमारे समुंदर के साथ लगते लैंड एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, जो उड़ीसा कोस्ट पे थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे. दैट फेल टू कम्पीट विद द रेलवेज एंड फाइनली कनाल हैड टू बी डिस्ट्रॉयड. सो जो वो एरियाज़ थे ना, वो कनाल्स को प्राइमरीली हमें डिस्कार्ड करना पड़ा. वो रेलवेज़ को साथ उतना कम्पीट नहीं कर पाए. ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सब कुछ बुरा ही किया था. देयर वर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स ऑल्सो ऑन द इंडियन इकोनॉमी. सो कौन कौन से थे वो, हम उसको याद रखेंगे कैसे? बेसिक चीज़ें. सो बार्टर सिस्टम ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम शुरू किया जिसके कारण हमारी एक्सचेंज, हमारी मॉनेटरी सिस्टम इंक्रीज़ हो गया. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो आज भी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है, वो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है. स्प्रेड ऑफ रेलवेज इंक्रीज़ हुआ. इंक्रीज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेक ऑन फेमाइंस हुआ. सो बार्टर सिस्टम. बार्टर ट्रांजेक्शन्स वर रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम्स, जिसके कारण क्या हुआ? इट इंक्रीजेज द साइज़ ऑफ द ट्रेड. जो भी हमारा ट्रेड का साइज़ था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया. हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. इंडियन इकोनॉमी गॉट द सिस्टम ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जो ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक कॉमन फ्रेम में ला पाए. स्प्रेड ऑफ रेलवेज. रेलवेज स्प्रेड होना शुरू हुआ. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850. रेलवेज ने क्या किया? इट एनेबल्ड द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स. इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. जो भी हमारा एग्रीकल्चर था उसमें कमर्शलाइजेशन ज़्यादा इंप्रूव हुआ. पहले हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ करते थे. प्रमोट द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट trade undoubtedly expanded. Check on famines. Expanding means of transportation help to check the famine hit areas as they rush to the ड्रॉट हिट एरियाज़. जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हुआ, रोड्स बढ़ी, रेल नेटवर्क इम्प्रूव हुआ, उससे फेमाइन एरियाज़ चेक होना लग गया, जिसके कारण जैसे ही ज़रूरत पड़ती थी तो ड्रॉट हिट एरियाज़ जो भी होते थे वहाँ तक सामान पहुँचाया जा सकता था. राइट. दैट इज़ ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर. गुड बाय.